देखो लास्ट लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया था, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसमें कवर करी थी, दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, कंपेयर करके मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन के। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दी डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम, ठीक है। डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू 1/2 mr²। तो उसमें m क्या है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी बॉडी सिस्टम के लिए देखा कि कोई ये पार्टिकल है, ये इनकी सिस्टम है, यहाँ पे एक एक्सिस मैंने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस पार्टिकल जो है ये r1 r2 r3 डिस्टेंस पे है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr², 1/2 mr², और देन उसके बाद क्या कर लेंगे, उसे ऐड कर देंगे। ओके, इस तरीके से mr² लिखेंगे, 1/2 नहीं, 1/2 नहीं, ये एनर्जी के फॉर्मूले में आता है mr²। ओके, एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अभी। तो सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देंगे, ऐड। उसके बाद हमने किसके लिए देखा था, कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए। कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए तो मैं अभी फिलहाल तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, हमें डिराइव नहीं करना है। अलग अलग शेप के लिए हमने देखा था, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, रॉड, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो, ये है mr²। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद इट इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये जो फॉर्मूले अभी निकाले हमने इस शेप के लिए, कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ठीक है। अगर ये वाला हॉलो सिलेंडर है, ये वाला हॉलो सिलेंडर है, और मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसकी वैल्यू mr² नहीं रहेगी। ये mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, जब एक्सिस किससे पास हो रही है, यहाँ पे सिलेंडर के सेंटर में से पास हो रही है तब। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो देयर आर टू थ्योरम्स। कौन से थ्योरम्स, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था, इट इज, पहले तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दी 2D ऑब्जेक्ट। तीन एक्सिस ड्रॉ कर लिए हमने, एक्स वाई जेड। The moment of inertia about the axis which is perpendicular to the plane of the body, which is perpendicular to plane of the body। कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर, यहाँ पे z। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इक्वल टू एडिशन ऑफ दी, किसके बराबर रहेगा, एडिशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच आर इन द प्लेन, एडिशन x। जो बॉडी के प्लेन में दो एक्सिस है, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एडिशन इज इक्वल टू किसके बराबर रहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उसके बाद क्या देखा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक बॉडी है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास कौन सा है, और सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है। So this is moment of inertia about the axis which is passing through the center of mass of the object.
अभी इस एक्सिस को पैरेलल, अगर मैंने कोई भी एक्सिस क्या कर ली, ड्रॉ कर ली, पैरेलल की बात चल रही है, उसको पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस है। मान लो मुझे इस एक्सिस के अराउंड निकालनी है, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये एक्सिस इस एक्सिस से जो सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली है, उससे कितने डिस्टेंस पे बताओ, डी डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, दैट इज गिवन बाय ICM, that is moment of inertia about the axis which is passing to the center of mass, plus md square। m क्या है यहाँ पे, m is the mass of the object, और d क्या है यहाँ पे, ये दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल भी बताया था आप लोगों के लिए, देखो यहाँ पे स्पीयर के लिए, सॉलिड स्पीयर के लिए, ये किसके लिए है, होलो स्पीयर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी देखेंगे इसमें, काइनेटिक एनर्जी, अभी फॉर्मूले देखने हैं अभी हमें। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन इक्वल टू क्या होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वेयर। ओके, हाँ वहां पे उस वक्त मैंने ऊपर 1/2 mr² लिख दिया ना, वो mr² था। ओके, वो काइनेटिक एनर्जी 1/2 आता है, वो वहां पे ऐड हो चुका था, ठीक है, गलती से। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इसको तुम कंपेयर कर सकते हो, ट्रांसलेशन मोशन में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। उसमें क्या था, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रोटेशन मोशन में मास की जगह क्या है, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में मास बिहेव करता है, दैट इज रोटेशन इनर्शिया। ट्रांसलेशनल मोशन में हमारा इनर्शिया इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मास होता है। और यहाँ पे रोटेशनल मोशन में इनर्शिया इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए मास की जगह यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी v। यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ओमेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हमें क्या देखना है, टॉर्क। टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, टॉर्क क्या है, पहले तो ये समझ लो, उसके बाद उसका फॉर्मूला देखते हैं। टॉर्क रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस द चेंज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। टॉर्क रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ द फोर्स टू चेंज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब रोटेशनल, जो बॉडी रोटेट हो रही है उसकी स्टेट चेंज करने का काम कौन करता है, यहाँ पे टॉर्क। अगर मैं इजी वे में बताऊं तुम्हें याद रखने के लिए, तो ट्रांसलेशनल मोशन में, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसे रोकना है, ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको चलाना है, ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसको रोकना है, रेस्ट पे लाना है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती थी, फोर्स की जरूरत होती थी। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पे फोर्स की जरूरत है। सिमिलरली ये जो रोटेटिंग बॉडी है, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए मतलब क्या, अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो उसे रोटेट करना है, अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो उसे क्या करना है, स्टॉप करना है। या फिर वो बॉडी कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी है या फिर कम करनी है, तो उसके लिए हमें फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसमें जो हम फोर्स लगाते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है, वहां पे टॉर्क। तो इन शॉर्ट लीनियर मोशन में उसकी स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स रहता है, और रोटेशनल मोशन में उसकी स्टेट चेंज करने के लिए कौन रहता है, यहाँ पे टॉर्क रहता है। बस ये चीज तुम्हें क्या करनी, याद रखनी है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला भी देखते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस क्या होता है, यहाँ पे F। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, इसको सिंबल लिखेंगे यहाँ पे, टाउ का सिंबल यहाँ पे, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F। हमेशा R क्रॉस F लिखना। टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, आर इज अ परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, एफ इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये पोजीशन बताता है ना आर, इसलिए वो वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन बताता है इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है।
तो दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट है, आने वाली क्वांटिटी वेक्टर है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट तो हमेशा आर क्रॉस एफ लिखता। अगर तुम लोगों ने एफ क्रॉस आर कर दिया तो क्या हो जाएगी दिक्कत कि साइन जो है वो क्या आ जाएंगे, गलत आ जाएंगे, ठीक है, और वो गलत वाला ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आर एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड आर। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड आर। ओके, इस तरीके से इसकी यूनिट की अगर बात करते हैं, उसकी यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन और ये मीटर। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, एफ आर साइन थीटा, तो व्हाट इज दिस आर, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट इट्स कॉल्ड एज टॉर्क आर्म। ठीक है, ये जो है आर साइन थीटा। एक तो एक चीज समझो, मान लो यहाँ पे एक रैंडम से कुछ बॉडी है, हम्म, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया, दैट इज द ए पॉइंट। इस तरीके से ए पॉइंट कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे मैंने लगाया है फोर्स एफ। ओके, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, आर। ये है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। समझ में आई चीजें। फोर्स इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, और इसी पॉइंट में से पास होने वाली लाइन लगाई, ड्रॉ करी मैंने, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर। इनके बीच मान लो ये वाला एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। आर को अगर मैं इधर ड्रॉ कर लूं, तो एफ और आर के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा। आर को रिजोल्व कर लिया मैंने, आर को रिजोल्व कर लिया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीजें यहाँ तक। क्या है, ये पर्टिकुलर बॉडी है, ये ए पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना है, टॉर्क, रोटेट करना है इन शॉर्ट। ए पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट उसको क्या करना है, रोटेट करना है। तो मैंने इस पॉइंट से कुछ आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे उस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे बी। तो इस बी पॉइंट पे मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और इसी से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन के ऊपर फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है। फिर ये जो आर डिस्टेंस है, इसको मान लो मैंने इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया, तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। उसके बाद ये थीटा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा बाय अपोजिट एंगल। फिर आर जो है, आर कैसा है, ये है हमारा आर। आर को रिजोल्व कर लो, आर को रिजोल्व कर लिया, तो ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा। क्योंकि एंगल को लग के कंपोनेंट हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, कॉस लेते हैं, तो ये क्या हो गया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। फॉर्मूला देखो, यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा, और ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, फोर्स आर्म, तो कौन सा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, इसको देखो लाइन ऑफ एक्शन को इस तरीके से। अगर नहीं समझ में आ रही चीजें या फिर याद रखना डिफिकल्ट होता है, तो सीधा याद रखो, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर। समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन करते हैं। Find the torque about A, O and B when F is equal to कितना है यहाँ पे 10 आई कैप एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ड्रॉ कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन में दिया है हमें डायग्राम, वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। फिर वो टॉर्क निकालते हैं। यहाँ पे टॉर्क जो है वो कैसे दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। टॉर्क के दो फॉर्मूले देखिए भी यहाँ पे, आर क्रॉस एफ और दूसरा टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, आर क्रॉस एफ वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे, बिकॉज हमें फोर्स जो है वो क्या दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो हमें टॉर्क निकालना है ए बी और यहाँ पे ओ पॉइंट के अबाउट, तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स अभी हम लिख लेते हैं, ठीक है। फोर्स कहाँ अप्लाई किया है पहले वो समझ लो। फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पे 10, यहाँ पे मार्क किया है 10F। क्वेश्चन में ये दिया है कि फोर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है। फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू 10 I कैप। पहले किसके अबाउट निकालना है, पहले निकालना है ए के अबाउट, ठीक है। मोमेंट ऑफ यहाँ पे टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। चलो सभी लोग ऊपर ध्यान दो अभी, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, आर ए क्रॉस एफ, ठीक है। एफ कितना है यहाँ पे, आर कितना है और एफ लिख लेते। एफ तो पता है हमें 10 I कैप, आर कितना होगा, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है बताओ, यहाँ पे ए पॉइंट के अबाउट निकालना है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो, इनके बीच का डिस्टेंस को कितना है, ये वाला। तो दिस इज द आर, और ये आर कितना है, अगर एफ वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो आर को भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये आर है तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है यहाँ पे देखो, 0 से लेके 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 I कैप। उसको लिखेंगे आर इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 I कैप, डाल दो यहाँ पे 3 I कैप क्रॉस क्या हो जाएगा 10 I कैप। ये क्या हो जाएगा 30 × I क्रॉस I। आई क्रॉस आई कितना होता है, आई क्रॉस आई इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट द ए पॉइंट इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। आगे बढ़ते किस सब पॉइंट के अबाउट निकालना है, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है। देखो 0 आया, क्यों 0 आया, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो कैसे है, यहाँ पे
ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, डिस्टेंस और फोर्स दोनों एक ही लाइन में से पास हो रहे हैं, तो उस केस में टॉर्क क्या आएगा? यहाँ पे जीरो, बॉडी रोटेट ही नहीं होगी। कैसे नहीं रोटेट होगी? देखो ये कैसे एग्जांपल है पता है? अगर मान लो इस तरीके की एक डिस्क कंसिडर कर ली, इस तरीके से एक डिस्क कंसिडर कर ली, इसको अगर रोटेट करना है, इसको क्या करना है? रोटेट करना है। और आप लोग फोर्स इसको ऐसे पैरेलल लगा रहे हो, ऐसे इसके ऊपर, प्लेन के ऊपर लगा रहे हो, ये रोटेट होगी क्या? नहीं। अगर यहाँ पे इस तरीके का मान लो दरवाजा है, ये डोर है, ओके, यहाँ पे इस तरीके से इसका हैंडल है, तो आप लोग फोर्स कैसे लगाते हो? फोर्स इसे अंदर की तरफ लगाते हो, या फिर ये जो डिस्क है इसको अगर रोटेट करें तो फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, इस तरीके से, फोर्स इस तरीके से लगाना पड़ेगा, तभी रोटेट होगा। अगर प्लेन को पैरेलली फोर्स लगा रहे हो तो रोटेट नहीं होगा। अगर दरवाजे को इस तरीके से फोर्स लगाओगे इसे पैरेलल, तो खुलेगा क्या? नहीं। इसको कैसे लगाना पड़ता है? परपेंडिकुलर लगाना पड़ता है, या फिर कुछ एंगल पे लगाना पड़ता है, बस एग्जैक्टली पैरेलल नहीं लगाना है प्लेन को। अभी आगे क्या फाइंड आउट करना है? टॉर्क अबाउट पॉइंट बी। फोर्स तो वही है, आर बी क्रॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ। आर बी कितना है? टॉर्क अबाउट पॉइंट बी। बी पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट यहाँ पे नहीं मार्क किया, सॉरी, बी पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है, इसके अबाउट हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कितना है? ये है फोर्स, और इनके बीच का आर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? देखो ये है यहाँ पे 5, इतना ही डिस्टेंस है ना ये क्या हो जाएगा? 5 जे कैप, बिकॉज वाई एक्सिस के ऊपर। तो आर इक्वल टू कितना है यहाँ पे? आर इक्वल टू 5 जे कैप, और एफ इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 10 आई कैप। तो टॉर्क एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर क्रॉस एफ इक्वल टू 5 जे कैप क्रॉस 10 आई कैप। आंसर कितना आएगा? 50 जे क्रॉस आई। अभी देखो जे क्रॉस आई क्या होता है, ये साइकिल मैंने बताई थी, आई जे के। आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या आता है? प्लस के। जे क्रॉस के करते हैं तो आई कैप आता है, ठीक है। के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे? जे। यहाँ पे क्या किया है? जे क्रॉस आई किया है, तो ऐसे उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे ना यहाँ पे। तो ये क्या है? जे क्रॉस आई, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के, तो 50 माइनस 50 के, इस तरीके से। अभी लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या निकालना है? अभी हमें ओ पॉइंट, इस तरीके से ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये वाला। आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे? ये वाला कोऑर्डिनेट्स क्या है फिर यहाँ पे? इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 जे कैप। बस ले लो क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क इक्वल टू क्रॉस एफ, 3 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 जे कैप। फोर्स कितना है? 10 आई कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करना है इनका, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये क्या हो जाएगा? 10 30 आई क्रॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई, प्लस क्या हो जाएगा? 50 जे क्रॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई। यहाँ पे देखो आई क्रॉस आई तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? -50, और जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के, तो यहाँ पे -50 के। समझ में आया क्या क्वेश्चन आप लोगों को? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आर मार्क करना है, कि आर समझ में आना चाहिए। सीधा लाइन ज्वाइनिंग कैसे याद रखोगे? किस कैसे आर कैसे समझोगे कि आर कौन सा है? पहले तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे बी पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। बी पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है, ओके। उसके बाद एफ फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता चल गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता चल गया। इस बी पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। उनके बीच का सीधा लाइन को ज्वाइन कर दो,
ठीक है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग, तो उसका डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। यहाँ पे फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे उसको वेक्टर फॉर्म में निकाला। ठीक है, क्या याद रखोगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का, और उसके बाद किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, सीधा उस लाइन को ज्वाइन कर दो। फिर कोऑर्डिनेट्स तो समझ में आ ही जाते कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला कितना रहेगा, ये वाला कितना रहेगा, दैट इज। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हमें क्या देखना है, मोमेंटम, इक्विलिब्रियम देख लेते हैं पहले। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमने एनएलएम में भी देखा था। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ द फोर्स इक्वल टू जीरो। उस बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके एडिशन क्या है, जीरो। फोर्स लगने के बाद उनकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसमें क्या है, जब सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब क्या, इट इज इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी जो है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहती है। ये कब पॉसिबल है, जब बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, एफ फोर्स विच आर कॉजिंग द ट्रांसलेशनल मोशन, उनके एडिशन क्या है यहाँ पे, जीरो। और ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, जीरो एट एवरी पॉइंट, अबाउट दी एवरी पॉइंट, अबाउट दी एवरी पॉइंट जो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी एडिशन या फिर नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे जितने भी मान लो कोई फोर्स एक्ट कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू क्या है, उनकी एडिशन जीरो, तब क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। आगे देखना है अभी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट दी पॉइंट इज गिवन बाय, उसको शो करेंगे सिंबल एल, दैट इज द आर क्रॉस क्या होता है यहाँ पे पी, एंगुलर मोमेंटम। पी क्या है इसमें, ये क्या है, आर और पी क्या है, पी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, आर क्या है, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टू बी कैलकुलेटेड। थीटा क्या है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा मैंने, अभी इसमें लिखते आर पी साइन थीटा, इसमें थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड पी। यहाँ पे लिखे अगर आर साइन थीटा, मैं अगर ऐसे लिखूंगी एल इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा, तो इसमें ये क्या है, परपेंडिकुलर आर साइन थीटा, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट। पहले तो ये चीज समझ लो, पी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, दैट इज एम इंटू वी। आर क्या है यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ द वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टू बी कैलकुलेट, किस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, द डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम वी आर, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तब, अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी आर। ओके, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं। कितना टाइम रहा है, क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो पाएगा, एक काम करते छोटे छोटे कंसेप्ट बाकी वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है,
कि अगर पर्टिकुलर सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का मोमेंटम ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है। दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। तो इसमें भी वही है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल और अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ external torque about the axis of rotation is acting equal, it is equal to क्या होता है यहाँ पे, जीरो। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, सिस्टम इज कांस्टेंट, कंजर्व होना कांस्टेंट कब है, जब एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क जो लग रहा है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। हमने सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ देखा तो उसमें फोर्स इज इक्वल टू क्या था, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर रोटेशन मोशन में उस फॉर्मूले को देखें, कंपेयर करके कैसे आएगा, रोटेशन मोशन में फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क। रोटेशन मोशन में समझ लो फोर्स की जगह कौन होता है, टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या है यहाँ पे, जीरो। टॉर्क इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम वी आर। यहां तक चीजें समझ में आई, आपको याद आ रही है ये फॉर्मूले, एवरीवन? क्योंकि क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा, हम क्वेश्चंस जो है रोटेशन मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कल करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या? आज कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं था, हमने क्या देखा, सिर्फ फॉर्मूले देखे कि हाँ इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं। बाकी चीजें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। एक टॉर्क का किया, टॉर्क का वो इम्पोर्टेंट था। ओके, ठीक है, फिर एक काम करना, फिर अभी कल आते समय रिवाइज करके आना पूरा रोटेशन मोशन। तुम्हारी स्कूल की नोटबुक भी होगी, उसमें भी होगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, उसको रिवाइज कर लो, अपने फॉर्मूला रिवाइज कर लो। और कल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है।